बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2026। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एमडी कैट बायोलॉजी जो है चैप्टर वाइज हमने सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू की है, और इसी सीरीज़ को बढ़ाते हुए आज का जो हमारा चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, वो चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है जी, बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है। और इस चैप्टर की ख़ास बात यह है कि इस चैप्टर में से भी लगभग 1 से 4 MCQs जो हैं वो डिफरेंट प्रोविंसेस के एमडी कैट में जो हैं वो पूछे जाते हैं। मतलब मिनिमम 1 MCQs और मैक्सिमम 4 तक MCQs इस चैप्टर से जो हैं वो एमडी कैट के अंदर जो हैं वो आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, बायो एनर्जेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे प्रीवियस एमडी कैट सिलेबस था उसमें फोटोसिंथेसिस इस चैप्टर के अंदर जो है वो शामिल होता था, लेकिन लास्ट ईयर जो है इस चैप्टर का सिलेबस जो है वो चेंज किया गया और इसमें जो मेन फोकस था वो रेस्पायरेशन पर किया गया, और ना सिर्फ ग्लूकोज की रेस्पायरेशन पर बल्कि फैट्स और प्रोटीन की रेस्पायरेशन, इन तीनों की रेस्पायरेशन को कंपैरिजन के तौर पर हमने पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंदर डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है वो हम ग्लूकोज की रेस्पायरेशन को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, एंड देन हम उसका कंपैरिजन करेंगे प्रोटीन की रेस्पायरेशन के साथ, और देन जो है वो हम फैट की रेस्पायरेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर अपना बायो एनर्जेटिक्स का। सबसे पहले है जी हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखना है जी बायो एनर्जेटिक्स क्या है। तो जैसा कि नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, बायो का मतलब क्या होता है जी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनर्जेटिक में जो है एनर्जी का मतलब एनर्जी है, और टिक्स का मतलब है स्टडी। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ना होता है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स पाए जाते हैं, वो एनर्जी ऑब्टेन कैसे करते हैं, एनर्जी हासिल कैसे करते हैं, और उस एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो हमने जो हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर हमने जो फोकस करना है वो हमने फोकस करना है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो एनर्जी को ऑब्टेन कैसे करते हैं। लाइक ग्लूकोज से एनर्जी कैसे, मतलब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं, प्रोटीन से कैसे करते हैं, फैट से कैसे करते हैं। यही हमारा आज का जो है वो टॉपिक भी होगा। तो अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए, एक यूनिवर्सल प्रोसेस के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। अब चूंकि ये प्रोसेस सेल के अंदर होना होता है तो इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। तो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, एक मेन प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एनर्जी को हासिल करते हैं फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो फैट है। तो किसी भी टाइप की जो फूड होगी उससे एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हमारे सेल्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, डेट इज़ नोन एज सेलुलर रेस्पायरेशन। अच्छा, अब जब हमारे सेल्स सेलुलर रेस्पायरेशन करके कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से जब एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, तो फिर उस एनर्जी को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। जाहिर सी बात है, जब फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी ऑब्टेन की जाएगी तो वो सारी की सारी एक वक्त में तो यूज़ नहीं होगी। तो फ्यूचर पर्पस के लिए जैसी एनर्जी ऑब्टेन होगी तो उसको स्टोर कर लिया जाएगा किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, ताकि उसको फिर फ्यूचर में जो है वो यूज़ किया जा सके। यही वजह है कि हम एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी जो है वो कहते हैं, कि सेल के अंदर एनर्जी हासिल करने के लिए जो करेंसी चलती है, यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं डेट इज़ एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, सेलुलर रेस्पायरेशन। ये वो मेन प्रोसेस है, ये वो यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसके ज़रिए बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सेलुलर रेस्पायरेशन की अगर हम बात करते हैं तो सेलुलर रेस्पायरेशन जो है ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है
जिसके ज़रिए ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इस प्रोसेस के ज़रिए ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने सेल्स के अंदर क्या करते हैं, कार्बन वाले कंपाउंड्स को तोड़ते हैं। अब कार्बन ग्लूकोज में भी होती है, प्रोटीन्स में भी होती है, फैट्स में भी होती है। तो यहाँ पर हम ग्लूकोज को लेके चल रहे हैं क्योंकि हमने पहले कार्बोहाइड्रेट की रेस्पिरेशन पढ़नी है ताकि उससे क्या हासिल की जा सके, एनर्जी हासिल की जा सके। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को अगर हम कुछ इस तरीके से समराइज करें, लेट्स से ये हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6। अब ये हमारे पास एक ग्लूकोज है, मतलब हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है। अब इस ग्लूकोज को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक किया जाता है, जिसके नतीजे में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसको क्या किया जाता है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिलीज आउट कर दिया जाता है। ठीक है, वाटर जो है वो बॉडी में यूज हो जाता है, और मेन जो चीज़ है वो क्या है यहाँ पर, वो एनर्जी है। मतलब वाटर भी बनेगा, यूज़ हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो बॉडी से रिलीज़ कर दिया जाएगा यूरिन की फॉर्म में, और जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर एनर्जी है, जिसको एटीपी की फॉर्म में क्या कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा। आई रिपीट, सेलुलर रेस्पिरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, कार्बन वाले कंपाउंड्स को ब्रेक करते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो लिपिड है, और अल्टीमेटली उसके नतीजे में क्या बनती है, प्रोटीन एनर्जी बनती है, जिसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ठीक है, ये दो टाइप की हो सकती है। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा कि जो ग्लूकोज था उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जा रहा था और एनर्जी हासिल की जा रही थी। तो अगर ग्लूकोज को या किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को, लेट्स से हम ग्लूकोज की ही बात करें, तो जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में तोड़ा जा रहा है, तो फिर हम इस प्रोसेस को कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, या इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की हमारे पास फिर दो टाइप्स बन जाती हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में तोड़ा जाता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो तोड़ा जाता है। अच्छा, अब याद रखिए दोनों में फ़र्क तो है, एक में ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेकडाउन की जा रही है और एनारोबिक में ऑक्सीजन के बगैर ब्रेकडाउन की जा रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है वो फ़र्क भी होगा और जो एनर्जी हासिल होगी उसमें भी फ़र्क होगा। लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जहाँ पर डिफरेंसेस हैं तो वहीं पर एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में सिमिलैरिटीज़ भी हैं। अब सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, इन दोनों के अंदर पहला जो स्टेप है वो सेम है। अब वो पहला स्टेप क्या होता है, वो पहला स्टेप जो है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। मतलब इसमें क्या किया जाता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है। याद रखिएगा ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है वो कोई वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। ठीक है, तो इन दोनों में एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन का, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, वो सेम होता है डियर स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है जी, ग्लूकोज को तोड़कर कन्वर्ट किया जाता है दो छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिनको हम पायरोवेट या पायरोविक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि लेट से जी ये हमारे पास जो है ना, लेट से ये हमारे पास है एक सेल। ठीक है, स्लाइड को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। लेट से जी ये जो है, ये हमारे पास जो है ना, ये एक सेल है। आप ज़रा गौर कीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये एक सेल है। अब इस सेल को क्या होता है, ब्लड के ज़रिए अल्टीमेटली इस सेल को जो है वो ग्लूकोज प्रोवाइड कर दी जाती है, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट दे दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ग्लूकोज एंटर होगा सेल के अंदर, तो ये जो सेल का ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें मौजूद एंजाइम्स क्या करेंगे, इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करके इसको तोड़कर कन्वर्ट कर देंगे इनटू पायरोविक एसिड, या आप पायरोवेट भी कह सकते हैं। अब ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, जबकि पायरोवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है। सो एक ग्लूकोज के टूटने से दो पायरोवेट, 3 कार्बन वाले दो पायरोवेट बनेंगे।
अब ये है जी फर्स्ट स्टेप जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होता है। अब आगे क्या होना है, जो अगले स्टेप्स हैं वो डिफरेंट। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, मतलब अगर हम बात करें फर्मेंटेशन की, तो क्या होगा अगले स्टेप में, क्या होगा, ये जो पायरोवेट होगा या तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा अल्कोहल में, जिसको हम एथानॉल पढ़ रहे होते हैं। एथानॉल आमतौर पर बनती है, मतलब अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसको हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, ये सेकंड स्टेप होगा और एनएरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक और वेरिएशन भी है, बाज ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, बाज ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, यही जो पायरोवेट होता है इसको ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू लैक्टिक एसिड। तो बाज ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो पायरोवेट को एथानॉल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और बाज इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो बाज में ये वाला जो है वो दूसरा स्टेप होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास या तो मतलब समझाने के लिए कि या तो ये प्रोसेस इस तरीके से होगा, इस प्रोसेस को हम कह देंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या ये प्रोसेस इस तरीके से होगा तो इसको हम कह देंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ये दोनों किसकी टाइप्स हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। पहली आ गई हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी आ गई हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये एंड प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या है, एंड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे जो एनर्जी बनेगी वो बहुत मिनिमम होगी, लगभग 2 ATP जो है वो बनेंगे। 2 ATP सिर्फ बॉडी या सेल जो है वो हासिल कर सकेगा। ठीक है, लेकिन यही जब हम आते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ये जो पायरोवेट होता है ये आगे फर्दर, ये आगे जो है वो फर्दर एंटर होता है एक और प्रोसेस में। सेल दोबारा जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, ये हमारे पास जो है वो सेल था। ठीक है, अच्छा अब इसमें आपने याद रखना है कि ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ये पायरोवेट एंटर होगा एक और प्रोसेस में जिसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। ये भी आगे चल के हमने पढ़ना है। ठीक है, फिर लिंक रिएक्शन से आगे एक साइक्लिक प्रोसेस चलेगा जिसको हम कहेंगे क्रैब साइकिल। फिर आगे एक और प्रोसेस होगा रेस्पिरेटरी चेन। ठीक है, और देन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास ये दूसरा स्टेप होगा, ये हमारे पास तीसरा स्टेप होगा, ये हमारे पास चौथा स्टेप होगा। टोटल 4 स्टेप्स में एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होगी और 2 स्टेप्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं वो कंप्लीट होगी। तो अब देखें कि इन दोनों के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर और ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसके अंदर जो पहला स्टेप है वो सेम है कि दोनों के अंदर ग्लूकोज को पायरोवेट में कन्वर्ट किया जाएगा। और इसकी बड़ी वजह ये है कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का अमल दखल नहीं होता। यही वजह है कि ये प्रोसेस दोनों के अंदर क्या होता है, सेम होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जैसा कि मैंने बताया था इसमें बहुत मिनिमम एनर्जी बनती है, लगभग 2 ATP मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं। ये वजह है कि ये जो रेस्पिरेशन है ये ज़्यादातर हो रही होती है छोटे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और बाज कुछ सेल्स हायर प्लांट्स के भी हो सकते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर, वर्टिब्रेट्स की बॉडी में ये सिर्फ तब होती है जब ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है फॉर सम टाइम, फॉर सम सेकेंड्स। तो उस दौरान एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बॉडी के जो मसल्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन से कुछ टाइम के लिए शिफ्ट हो जाते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर, यानी कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पर। ठीक है, तो अब आपने मेन जो पॉइंट यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन, चाहे वो लैक्टिक एसिड वाली है चाहे वो अल्कोहल वाली है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटेगा, अल्टीमेटली 2 स्टेप्स में टूटेगा, ठीक है, तो नतीजे में कितने एटीपी बनेंगे, लगभग 2 ATP ही बॉडी को जो है वो हासिल होते हैं। ठीक है, जो कि पर ग्लूकोज का सिर्फ 2% बनता है। तो ये परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 2% एनर्जी ही ग्लूकोज से एक्सट्रैक्ट होती है।
ठीक है। और ये जो एनर्जी होती है किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। और याद रखिएगा एक एटीपी जो है उससे लगभग कितनी एनर्जी बनती है, 7.3 किलो कैलोरी, ठीक है, पर मालिक पर मोल, ठीक है। तो 2 एटीपीज में लगभग कितनी एनर्जी होगी, 14.6 किलो कैलोरी, ये भी आपने याद रखना है। ये जी हमारे पास टाइप्स आ गई हैं। ये हमारे पास पहली टाइप है जी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। और ये हमारे पास सेकंड टाइप है डेट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो इसमें क्या होगा, अल्कोहलिक में क्या होता है कि जो पायरोविक एसिड बनता है, क्योंकि ये सेकंड स्टेप है, पायरोविक एसिड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एथानॉल में। जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में यही जो पायरोविक एसिड होता है इसको कन्वर्ट किया जाता है किस में, लैक्टिक एसिड में। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ना आपको फार्मूलाज जो हैं वो याद होने चाहिए कि जी पायरोविक एसिड का क्या फार्मूला है, यहाँ पे C3 आना है। पायरोविक एसिड का क्या फार्मूला है, ठीक है, ये पायरोविक एसिड का फार्मूला है। ये हमारे पास एथानॉल है C2H5OH, ये तो सिंपल ही है। लैक्टिक एसिड का भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक में अल्कोहल बनती है और दूसरे में जो है वो लैक्टिक एसिड जो है वो बन रहा होता है। अब यहाँ पर एक जी MCQs है जो लास्ट सिलेबस के अंदर, लास्ट MD कैट पेपर के अंदर पूछा गया था। इन द फॉलोइंग प्रोसेस, कि इन ये जो प्रोसेस दिए गए हैं, द सेल्स रिलीज एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड मालिक्यूल। ब्रेक डाउन का, ऑक्सीडेशन का मतलब तो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड करके फूड की ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल इसको ब्रेक डाउन के फॉर्म में ही लेंगे। तो वो कहता है इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिसमें सेल्स क्या करते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करके एनर्जी हासिल करते हैं। तो अल्टीमेटली रेस्पायरेशन ही वो प्रोसेस है, सेलुलर रेस्पायरेशन ही वो प्रोसेस है जिसके जरिए सेल्स फूड की ब्रेक डाउन करते हैं। फूड मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी ब्रेक डाउन करके जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं। फोटोसिंथेसिस में तो ये फूड मॉलिक्यूल बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब बनाया जाता है इनको, इसमें तो एनर्जी यूज़ होती है। डीएनए, इसमें रेप्लिकेशन होती है, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। और प्रोटीन सिंथेसिस भी एक टोटली डिफरेंट प्रोसेस है, एनर्जी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट है जी द मोस्ट प्रिमिटिव रेस्पायरेटरी प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स में सबसे पुराना जो रेस्पायरेटरी प्रोसेस है वो कौन सा है, तो वो है जी ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस ये सबसे पुराना प्रोसेस है। प्रीमिटिव का मतलब जो पुराने ज़माने में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे तो उनके सेल्स में एनर्जी को हासिल करने के लिए ये प्रोसेस जो है वो होता था, डेट इज़ ग्लाइकोलाइसिस। अब आते हैं जी हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, एरोबिक रेस्पायरेशन। डियर स्टूडेंट्स याद रखिए कि अभी हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की रेस्पायरेशन को लेके चल रहे हैं, आगे चल के हम प्रोटीन और फैट की रेस्पायरेशन भी पढ़ेंगे। तो अब हमने देखना है कि जी कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में कैसे होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेस, शुरू में ही मैंने बताया था कि ये प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, डेट इज ग्लाइकोलाइसिस, और ये स्टेप एरोबिक एनारोबिक दोनों में सेम होता है। दूसरा स्टेप क्या है जी, लिंक रिएक्शन, या जिसको हम पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तीसरा स्टेप है क्रेब्स साइकिल, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी जो है वो कहते हैं, ठीक है, क्रेब्स साइंटिस्ट का नेम है। और इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है वो सिट्रिक एसिड होती है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह देते हैं। और लास्ट प्रोसेस है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसी से एक और प्रोसेस लिंक होगा कीमियोस्मोसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 स्टेप्स में होने वाला प्रोसेस है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, वो 2 स्टेप प्रोसेस है, जबकि ये 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल प्रोसेस है। अब ये कहाँ कहाँ पर होता है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म में साइटोसोल, साइटोसोल क्या है, द लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स होते हैं वो उसके एक्वस मीडियम के अंदर मौजूद होते हैं, तो साइटोसोल यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर होगा। उसके बाद बाकी जो प्रोसेस हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। पायरोविक एसिड ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, क्रेब्स साइकिल भी मैट्रिक्स में होता है, जबकि ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है अंदर वाली, उसके अंदर ये प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है, ठीक है।
तो ग्लाइकोलिसिस चूँकि साइटोसोल में हो रही होती है, इसमें ऑक्सीजन का कहीं भी अमल दखल नहीं होता, जबकि बाकी तीनों स्टेजेस में चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन तीनों में एक ही प्रोसेस ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन का अमल दखल नहीं होता। यही वजह है कि ग्लाइकोलिसिस ये एनारोबिक और एरोबिक दोनों के अंदर हो रहा होता है। ये जी यहाँ पर एक समरी भी जो है वो दिखाई गई है। इस समरी के अंदर आप डियर स्टूडेंट्स देखें कि ये जो आपको येलो कलर का ये जो नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास है सेल। ठीक है, अब इस सेल में क्या हुआ है जी, इस सेल में यहाँ से बाहर से जो है, यहाँ से क्या हुआ है, ग्लूकोज एंटर हो गई है। अब जैसे ही ये ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होगी, अब जाहिर सी बात है कहाँ पर एंटर हुई है, उसके साइटोप्लाज्म में। तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म में जो मौजूद एंजाइम होंगे वो इस ग्लूकोज को तोड़ेंगे और किस में कन्वर्ट करेंगे, पायरोविक एसिड में या पायरोवेट में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और इसमें कितने एटीपी बनते हैं, सिर्फ 2 ही एटीपी बनते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, साइटोसोल में हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास है पहला स्टेप। अब इसमें ये जो पायरोवेट बना है ना, ये जो पायरोवेट बना है, अब ये जो पायरोवेट है, या तो इसको ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, अभी हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो इस पायरोवेट को या तो कन्वर्ट कर दिया जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, या इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। मतलब ये हमारे पास सेकेंड प्रोसेस होगा। तो यहाँ तक हमारे पास जो है, यहाँ तक हमारे पास जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखें ये लिखा भी हुआ है। अब एरोबिक पे आते हैं। तो एरोबिक में क्या होगा कि जब ग्लाइकोलिसिस होगी तो पायरोविक एसिड बनेगा। ये जो पायरोविक एसिड होगा ये क्या होगा, ये फिर सेकंड स्टेप में एंटर होगा जिसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन, जिसके नतीजे में बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ये मैट्रिक्स के अंदर प्रोसेस हो रहा है। फिर ये तीसरे प्रोसेस में एंटर होता है जिसको हम कहते हैं क्रेब साइकिल, ये वाला प्रोसेस। फिर ये एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, जहाँ पे चौथा स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में जो है वो क्या बनते हैं, एटीपी जो है वो बन रहे होते हैं। अब आप देखें कि एनारोबिक में कितने एटीपी बन रहे हैं, ओनली 2 एटीपी, जो पूरे ग्लूकोज का सिर्फ 2% बनता है। लेकिन अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर आप देखें तो चूंकि ये सारा एरोबिक है, 2 एटीपी ये वाले हो गए, 2 एटीपी ये वाले हो गए, कितने हो गए टोटल, 4 एटीपी। और 4 के बाद जो है हमारे पास ये 32 एटीपी ये हैं। तो कितने हो गए हमारे पास टोटल, 36 एटीपी जो हैं वो लगभग बनते हैं। तो मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है तो उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी जो है वो जनरेट होते हैं। आइए हम इन स्टेप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अब हमने डिटेल में पढ़ना है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस है। और डियर स्टूडेंट्स याद रखें, हमने थ्योरी भी ऐड की है और साथ में हमने जो इसकी डायग्राम्स हैं वो भी ऐड की हुई हैं। तो अगर आप सिर्फ, जैसे ग्लाइकोलिसिस है, अगर आप इसके सिर्फ स्टेप्स को याद कर लेते हैं, ये वाहिद ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आप सिर्फ स्टेप्स याद कर लें तो इन्हीं को अपनी वर्डिंग में आप करके थ्योरी बना सकते हैं। तो हमें थ्योरी नहीं चाहिए, हमने कोई पेपर नहीं देना, हमने बेसिकली MCQs टाइप पेपर अटेम्प्ट करना है। तो अगर हमें सिर्फ ये चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस याद हो जाते हैं, तो हमें थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो फिर भी आपके रेफरेंस के लिए दी गई है ताकि आप उसको भी एक बार रीड कर सकें। सो ये सारा जो आगे हमने पढ़ना है, चूँकि एक पूरा प्रोसेस है, तो प्रोसेस को हमने डायाग्राम के ज़रिए, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस के ज़रिए हमने अंडरस्टैंड करने। और ये कभी भी देखने से याद नहीं होगी, आप इनकी ये जो प्रोसेस हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आप इनको जब तक बार बार लिखेंगे नहीं, बार बार इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, याद नहीं होगी। जैसे डायग्राम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको अच्छे तरीके से तैयार होगी, सेम यहाँ पर भी होगा। तो ग्लाइकोलिसिस बहरहाल हमने आपको बताना मकसद था। हम थ्योरी को जो है वो भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा रीड करेंगे, मेन फोकस हमारा उन्हीं टॉपिक्स पे होगा, स्टेप्स पर होगा। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है, ये प्रोसेस, ये पहला प्रोसेस है थी एरोबिक रेस्पिरेशन का, कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, तो वो है जी साइटोसोल, इसकी जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में होता क्या है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। एक ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन होते हैं वो टूटते हैं और 2 3 3 कार्बन वाले
मॉलिक्यूल बनते हैं जिसको आप पायरोवेट कहते हैं। अब ये काम जो है कि जी हमने कहा ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट कर 2-3 कार्बन वाले पायरोवेट बनाएगा, तो ये एक स्टेप में प्रोसेस नहीं होगा। इसको हमने क्या किया, इस पूरे प्रोसेस को हमने 2 फेजेस में डिवाइड, 2 स्टेप्स में नहीं 2 फेजेस में डिवाइड किया है। जो पहली फेज है उसको हम कहते हैं प्रेपरेटरी फेज, इन्वेस्टमेंट फेज भी इसको कहते हैं। ठीक है, देखें अगर आपने अब सेल जो है वो ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी हासिल करने जा रहा है, तो पहले सेल को कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब सेल को कुछ एटीपी खुद यूज करके ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, देन फिर उसको आगे मुनाफे में, प्रॉफिट में बहुत सारे एटीपी जो है वो हासिल होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है, अगर मैं आपको इसकी समरी दूं, लेट्स से जी ये सेल है, ठीक है, और इसमें ये हमारे पास जो है ये ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज अल्टीमेटली जो है ये इस पूरे प्रोसेस में टूट कर क्या बनाएगा, 2 अदद पायरोवेट जो है वो बनाएगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हमने क्या कहा कि इस प्रोसेस को हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया है, 2 फेजेस में। जो पहली फेज है वो है प्रेपरेटरी फेज, इन्वेस्टमेंट फेज। इस फेज में 2 एटीपी जो हैं वो कंज्यूम होंगे, 2 एटीपी सेल को खर्च करने पड़ेंगे, और अगले प्रोसेस में 4 एटीपी उसको मिलेंगे, 4 एटीपी मिलेंगे। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, 4 मिले हैं, 2 यूज हो गए, तो ओवरऑल 2 एटीपी का प्रॉफिट होता है सेल को। बहरहाल जी ये हम पढ़ें प्रेपरेटरी फेज, पहली वाली फेज हम पढ़ें, इसमें भी 5 से 6 रिएक्शंस होंगे, और अगली फेज में भी लगभग इतने ही रिएक्शंस होंगे। तो ये हमने रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप पढ़ने हैं। तो जी पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में क्या होता है जी, वो जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है क्या किया जाता है, उस ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन की जाती है। फास्फोरिलेशन का मतलब होता है फास्फोरिलेशन, एडिशन ऑफ फास्फेट, एडिशन ऑफ फास्फेट। तो ग्लूकोज में क्या किया जाएगा, फास्फेट ऐड किया जाएगा 6ठे कार्बन पे, जिससे ग्लूकोज बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट, क्योंकि ग्लूकोज के 6ठे कार्बन पर फास्फेट ऐड किया जाएगा। और अल्टीमेटली रिएक्शन है तो एंजाइम यूज होगा, एंजाइम है जी हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। तो यहाँ पे आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। अब ये हमारे पास स्टेप्स हैं, आप देखेंगे थ्योरी और ये चीज़ सेम है। ये हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, ये उसके कार्बन हैं, ये जो बॉल्स बने हुए ना ये कार्बन है, 6 कार्बन है। अब आप देखें यहाँ पे 6ठे कार्बन, यहाँ पे कोई फास्फेट नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक एंजाइम आएगा हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, वो एटीपी से एक फास्फेट लेगा, जिससे एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में। मतलब पहले 3 फास्फेट थे, अब 2 फास्फेट है। एटीपी से एक फास्फेट लेगा और उस एक फास्फेट को यहाँ पे 6ठे कार्बन के साथ लगाएगा। ये देखें जी आप, अब यहाँ पर आप देखिए 6ठे कार्बन के साथ फास्फेट लगा हुआ है, तो इसको आप पढ़ेंगे ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये पहला स्टेप है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ग्लूकोज में फास्फेट ऐड करके उसको ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये पहला स्टेप है, 1 नंबर भी लिखा हुआ है। फिर जी क्या होगा, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, तो दूसरा स्टेप है जी आइसोमेराइजेशन। मतलब कि ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट बना है इसको इसी के आइसोमर में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसका नाम है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। आइसोमर्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, जिनका मॉलिक्यूलर, वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। अब ग्लूकोज का फार्मूला आप पढ़ते हैं C6H12O6, फ्रुक्टोज का भी यही फार्मूला है C6H12O6, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज में कीटोन होता है, दोनों डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा ग्लूकोज फास्फेट आइसोमीरेज, बास बुक्स में आइसोमीरेज ही खाली लिखा होता है। तो दूसरे स्टेप में क्या होना है कि जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है उसको इसी के आइसोमर में यानी फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और एंजाइम होगा जी आइसोमेरेज एंजाइम। ठीक हो गया जी। अब क्या होना है, ये जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बना है इसमें एक और फास्फेट ऐड होगा। अब 6ठे पे तो पहले लगा हुआ है, ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले वाले पे भी लगा देंगे, तो ये बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। तो वो फास्फेट कहाँ से आएगा, अगेन एक एटीपी लिया जाएगा, उस एटीपी एंजाइम क्या करेगा, एटीपी में से फास्फेट निकालेगा और वो फास्फेट इसमें पहले कार्बन पर ऐड कर देगा, तो ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। बिस का मतलब होता है 2,
ठीक है, बाई फास्फेट भी पढ़ सकते हैं, बिस फास्फेट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 फास्फेट वाला फ्रुक्टोज जो है वो बन जाएगा। यहाँ भी एंजाइम वही यूज़ होगा जो पहले स्टेप में हो रहा था, हेक्सोकाइनेज एंजाइम ही होगा, लेकिन चूंकि फ्रुक्टोज में वो ऐड कर रहे हैं तो उसको हम पढ़ेंगे फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है वो उसको हम पढ़ेंगे। तो क्या होगा जी, ये जो हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से बना फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फिर उससे बनाया हमने फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट, ठीक है। अब ये जो फ्रुक्टोज 1 बिसफास्फेट है इसको क्या करना है, इसको अब करना है स्प्लिट। इसको क्या करना है डियर स्टूडेंट, ये देखिए डायग्राम में, ये हमारे पास जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बने हैं, याद रखिए, अब देखिए इसमें 6 कार्बन है, अब इसको स्प्लिट करना है, तो दरमियान से ही इसको स्प्लिट करेंगे तो 3, अब देखिए जब इसको हम दरमियान से स्प्लिट करेंगे, यहाँ से स्प्लिट करेंगे तो एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ये बनेगा और एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ये बनेगा, तो मतलब 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, दोनों में एक एक फास्फेट होगा, ठीक है। तो ये देखिए इसकी ब्रेकडाउन हो रही है। अब ब्रेकडाउन से 2 कंपाउंड बन रहे हैं, एक का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट G3P, ठीक है, और दूसरे का नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ठीक है। इन दोनों के अंदर 3 कार्बन है, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, दोनों में फर्क क्या है, दोनों जो है ना, दोनों 3 कार्बन वाली हैं, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। जैसे मैंने कहा था ना कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों आइसोमर है, ये भी आइसोमर्स हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि दोनों के अंदर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो आइसोमर्स जो होते हैं ये एक दूसरे में बड़ी आसानी से कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और आगे हम देखेंगे कि ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बना है, इसको कुछ एक एंजाइम आएगा, वो एंजाइम क्या करेगा, इसको भी कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 3 फास्फेट के अंदर, इसको भी कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 3 फास्फेट के अंदर ही, और ये हमारी पहली फेज कंप्लीट हो जाएगी, जिसके एंड पर आपके पास 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनेंगे। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी लिखा है, तो मैंने आपको बताया कुछ देर के बाद इसको भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, तो एट द एंड हमारे पास 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनेंगे। और आपने देखा कि इस पूरे फेज में, ये जो प्रेपरेटरी फेज है, इन्वेस्टमेंट फेज है, इसमें 2 ATP कंज्यूम हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। तो थ्योरी अगर हम देखते हैं तो ये देखें जी, हमारे पास पहला स्टेप क्या था जी, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया गया ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट किया गया फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, फिर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट किया गया फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में, और फिर आपने देखा कि फ्रुक्टोज 1 बिस फास्फेट को क्या किया गया, तोड़ा गया, स्प्लिट किया गया, और एंजाइम जो यूज होगा यहाँ पे वो होगा एल्डोलेज एंजाइम, जिससे क्या बनेगा, एक बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, एक बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। और मैंने आपको बताया ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो कुछ ही देर के बाद ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट होगा इसको भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। तो हमारे पास, और ये एंजाइम जो यूज होगा वो होगा ट्राइओस 3 कार्बन वाला फास्फेट, ट्राइओस फास्फेट आइसोमेरेज, ठीक है। तो मतलब लास्ट में आइसोमेराइजेशन करके डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को भी G3P में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो एट द एंड इस पूरी फेज में आपके पास 2 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, और क्या बन रही हैं, आपके पास 2 मॉलिक्यूल बन रही हैं G3P के, ठीक है। क्योंकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी G3P में कन्वर्ट हो गया, तो आपके पास एट द एंड जो प्रोडक्ट है 2 G3P के मॉलिक्यूल आपके पास जो है वो बन गए हैं, जो यहाँ पे भी मौजूद है। सो अगर आप ये चीज़ याद कर लें, यहाँ पे आप एंजाइम का नाम ऐड कर लें, यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एल्डोलेज यूज़ हो रहा है, कहाँ पे आइसोमेरेज यूज़ हो रहा है, कहाँ पे हेक्सोकाइनेज यूज़ हो रहा है, एंजाइम्स के नाम लिख लें तो आपको थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जी हमारे पास आ जाती है सेकेंड फेज। अब दूसरी फेज जो हमने पढ़नी है उसको कहते हैं जी ऑक्सीडेटिव फेज, क्योंकि इसके शुरू वाले स्टेप्स के अंदर ही जो है ना ऑक्सीडेशन का अमल होता है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेटिव फेज भी कहते हैं और इसको पे ऑफ फेज भी कहते हैं। अब सेल को पे ऑफ मिलेगा, पे ऑफ का मतलब है सेल को अब मुनाफा होगा। सेल ने 2 ATP कंज्यूम किए थे, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सेकंड फेज में 4 ATP बनते हैं, तो यहाँ पे सेल को
अल्टीमेटली सेल को उसका फ़ायदा भी होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन भी होती है, तो उसमें NAD जो होता है वो कन्वर्ट होता है NADH में उसी प्रोसेस के दौरान। ATP यहाँ पे बनती है इसी प्रोसेस में। तो पहला स्टेप क्या होता है जी, पहला स्टेप क्या होता है, वो जो हमारे पास G3P बना था पिछले स्टेप में, पिछली फेज में 2 G3P बने थे, अब दोनों के साथ सेम काम ही होना है, तो हम एक को लेके चलते हैं, जो एक होगा उसी के दूसरा, चूंकि 2 G3P है तो हर प्रोसेस का हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, ठीक है। तो वो जो G3P बना था पिछले प्रोसेस में, पिछली फेज में, अब क्या होना है जी, इस फेज में पहला काम क्या होना है, फास्फेट ऐड होगा और साथ ही ऑक्सीडेशन भी हो जाएगी, फास्फेट भी ऐड होगा, ऑक्सीडेशन भी होगी, ठीक है। जिससे क्या बनेगा, हमारे पास 1,3-बिसफास्फोग्लिसरेट बनेगा और इसमें जो एंजाइम यूज होगा, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डीहाइड्रोजिनेशन प्लस फास्फोरिलेशन। यहाँ पे देखें जी, हमारे पास पहले ज़रा डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। अब आप डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि वो जो मैंने आपको बताया था कि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट था वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट में। ये देखिए ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, मतलब हमारे पास अब 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट है जो पिछली फेज से आ रहे हैं। अब ये हमारे पास कौन सी फेज है, ऑक्सीडेटिव फेज। और इस फेज के पहले स्टेप में आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ 2 फास्फेट, 2 फास्फेट ऐड हो रहे हैं, 2 फास्फेट ऐड हो रहे हैं और साथ में क्या हो रहा है, यहाँ से NAD किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADH में, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को आप क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो फास्फोरिलेशन भी हो रही है और डीहाइड्रोजिनेशन भी हो रही है, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है, आपके पास बन रहा है 1,3-बिसफास्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड। तो 2 मॉलिक्यूल है तो 2 ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये प्रोसेस यहाँ पे देखे 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी देखे 2 लिखा हुआ है, तो हर प्रोसेस 2 बार होना है। तो आपके पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट से क्या बन गया, 1,3-बिसफास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया है, जिसको अगले ही स्टेप में क्या किया जाएगा, इसमें से एक फास्फेट रिमूव किया जाएगा। अब वो फास्फेट कौन सा रिमूव किया जाएगा, पहले कार्बन वाला, ये वाला फास्फेट रिमूव करके उसको ADP में ऐड किया जाएगा, ATP बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 वाला फास्फेट निकल गया तो आपके पास क्या बनेगा, 3 फास्फोग्लिसरेट। क्या बनेगा जी, 3 फास्फोग्लिसरेट जो है वो आपके पास बनेगा। फिर इसमें से थोड़ी सी रीअरेंजमेंट की जाएगी, तीसरे कार्बन से फास्फेट को निकाल के दूसरे कार्बन से जोड़ा जाएगा, तो 3 फास्फोग्लिसरेट से बन जाएगा 2 फास्फोग्लिसरेट, 2 फास्फोग्लिसरेट, ठीक है। फिर इस 2 फास्फोग्लिसरेट में से डिहाइड्रेशन होगी, वाटर निकाला जाएगा तो बन जाएगा फास्फोइनोल पायरोवेट, ठीक है। और ये जो फास्फोइनोल पायरोवेट होगा, इसमें जो आखिरी फास्फेट रह गया था उसको भी निकाल दिया जाएगा, वो फास्फेट ADP में ऐड होगा, ATP बन जाएगा और एट द एंड आपके पास 3 कार्बन वाली एक प्रोडक्ट बनेगी जिसको आप कहेंगे पायरोविक एसिड या पायरोवेट। और कितने बनेंगे, 2 पायरोवेट बनेंगे। अब आप देखिए इस पूरे प्रोसेस में ATP कितने बन रहे हैं, 2 ATP यहाँ बन रहे हैं, 2 ATP यहाँ बन रहे हैं, टोटल 4 ATP बन रहे हैं, 2 पिछले में यूज हो गए थे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में सेल को फायदा कितना हुआ, 2 ATP का सेल को फायदा हुआ और साथ में यहाँ पे 2 NADH भी बन रहे हैं। तो ये हमारे पास लगभग 5 ही स्टेप्स जो हैं वो किसके हैं, हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज के हैं। ये जी हमने स्टेप्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। ये जी 1,3-बिसफास्फोग्लिसरेट था वो 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ, फिर 3 फास्फोग्लिसरेट की रीअरेंजमेंट करके 2 फास्फोग्लिसरेट बना, 2 फास्फोग्लिसरेट से डिहाइड्रेशन हुई तो फास्फोइनोल पायरोवेट बना, फिर फास्फेट जो एक लास्ट रह गया था वो भी निकल गया, तो एट द एंड हमारे पास क्या बन गए, 2 अदद पायरोवेट जो हैं वो बन गए। एंजाइम्स भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये जो 2 स्लाइड्स हैं ना, ये जो स्टेप्स हैं, ये अगर आपने याद कर लिए तो आपको थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस यहाँ पे एंजाइम्स के नेम ऐड कर लें, वो भी खैर पूछे तो नहीं जाते, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो बेहतर है। एंजाइम्स ऐड कर लें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आपके पास ये ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपने देखा ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बनते हैं, 2 यूज होते हैं, 4 बनते हैं। तो ओवरऑल बनते कितने हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो ग्लाइकोलिसिस में ओनली 2 ATP ही जो हैं वो बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया है, हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। क्वेश्चन जरा समझे, वो कह रहा है ग्लाइकोलिसिस की जो ऑक्सीडेटिव फेज है, सेकंड फेज, अब यहाँ पे पेओ फेज भी लिख सकता था वो,
तो ग्लाइकोलिसिस की जो ऑक्सीडेटिव फेज उसमें एटीपी कितने बनते हैं, तो हमने पढ़ा डियर स्टूडेंट 4 एटीपी बन रहे होते हैं, 4 एटीपी बन रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज है, कितने एटीपी हैं, 2 एटीपी ये हैं, 2 एटीपी ये हैं, 4 एटीपी हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर जो है वो बनते हैं। ठीक है जी। अब देखें आप डियर स्टूडेंट्स कि हमने देखा कि जी पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इस पहले स्टेप में क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस जो थी, ग्लाइकोलिसिस जिसको हमने नाम दिया था, क्या हुआ इस पहले प्रोसेस के अंदर, जो ग्लूकोज था, एक जो ग्लूकोज था 6 कार्बन वाला, वो कन्वर्ट हो गया 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। उन 2 मॉलिक्यूल्स का नाम क्या है, पायरोवेट। दोनों 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो पायरोवेट है ना, ये सेकंड स्टेप पे जाएगा जिसको हम कहते हैं पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन ऐड होगी और हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्लाइकोलिसिस में ये जो पायरोविक एसिड बनते हैं, मतलब पायरोवेट जो बनते हैं, ये डायरेक्ट क्रेब साइकिल में नहीं जाते। तीसरा स्टेप जो है, इट हैज़ टू गो थ्रू द फॉलोइंग चेंजेस बिफोर एंटरिंग द क्रेब साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में जो पायरोवेट बनता है, जिसको पायरोविक एसिड भी कहा जाता है, ये डायरेक्ट क्रेब साइकिल में एंटर नहीं होता, बल्कि इसको पहले क्या करना पड़ता है, एक और कुछ चेंजेस से गुजरना पड़ता है। अब वो चेंजेस कौन सी हैं, उन चेंजेस में हमारे पास जो है, देखें जी डियर स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे पास चेंजेस। ये देखें हमारे पास चेंजेस की अगर हम बात करें, ये जी हमने बना दिया है फार्मूला पायरोविक एसिड का, जिसको आप पायरोवेट भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला बना दिया। अब जो पीछे फार्मूला हमने लिखा था पायरोवेट का, ये हमने स्ट्रक्चर की फॉर्म में बना दिया पायरोविक एसिड। अब चूंकि ये पायरोविक एसिड कहाँ से आया, ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में बना है। अब ये क्रेब साइकिल में डायरेक्ट एंटर नहीं होगा, इसके अंदर पहले ये वाली चेंजेस आएंगी, फिर ये क्रेब साइकिल में जाएगा। तो कौन सी चेंजेस आ रही हैं, चेंज नंबर 1। अब देखें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, और कहाँ से रिमूव हो रही है उसको हाईलाइट किया गया है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दे, बाकी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे लिख दें। तो आपके पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल से क्या बन गया, एसिटल एल्डिहाइड बन गया। यही पहला स्टेप लिखा हुआ है जी यहाँ पे। तो आपको डायग्राम्स अंडरस्टैंड करनी है, बल्कि डायग्राम तो नहीं कहेंगे, ये जो स्टेप्स हैं ये आपको याद करने हैं। तो क्या होगा जी, एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल होगा वो पायरोविक एसिड में से निकाला जाएगा, जिससे वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल एल्डिहाइड में। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो एसिटल एल्डिहाइड है इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये वाला हाइड्रोजन जो होगा इसको निकाला जाएगा। अब ये दूसरा स्टेप है, हाइड्रोजन जब निकलेगा तो वो हाइड्रोजन NAD में ऐड होगा। ये कोएंजाइम के तौर पे काम करता है जी, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। अब जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल ग्रुप में। ठीक है, टू मेक एसिटाइल ग्रुप। इस दौरान NAD जो होगा, चूंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाती है, रिडक्शन। मतलब ये रिड्यूस होके NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो एसिटाइल ग्रुप होगा इसके साथ आकर एक कोएंजाइम ऐड होगा, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखें इसमें 3 कार्बन थे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ये कोएंजाइम है, ये कार्बन नहीं है। तो 3 कार्बन वाला जो पायरोविक एसिड था उसको कन्वर्ट कर दिया गया 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम होगा ये एंटर होगा किसमें, क्रेब साइकिल में। ठीक है, ये किसमें एंटर होगा, ये एंटर होगा जी क्रेब साइकिल में। ये आप देख सकते हैं क्रेब एसिटाइल कोएंजाइम जो है, एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये आकर ऐड हो रहा है। कहाँ पर एंटर हो रहा है, क्रेब साइकिल के अंदर एंटर हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, और ये हमारे पास थर्ड स्टेप जो है वो शुरू हो गया, जिसको हम क्रेब साइकिल भी कहते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब आप देखें कि जैसी एसिटाइल कोएंजाइम एंटर होगा, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, तो जैसी एसिटाइल कोएंजाइम मैट्रिक्स में एंटर होगा तो मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड होता है ऑक्सैलो एसीटेट।
ये इसका वेट कर रहा होता है। जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम आता है तो एक्सोलो एसीटेट, इसको एसीटेट भी पढ़ सकते हैं, एसिटिक एसिड भी पढ़ सकते हैं। ये तकरीबन आपको पूरे चैप्टर में ये टर्म्स ऐसे ही मिलेंगी। तो एक्सोलो एसीटेट जो है ये अटैच होगा एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे एंजाइम भी यूज होगा। जैसे ही ऐड होगा तो जो कोएंजाइम था वो रिमूव हो जाएगा, वो अपनी जगह पर वापस चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगी सिट्रिक एसिड, जिसको हम सिट्रेट भी पढ़ सकते हैं। ये पहली प्रोडक्ट है जो इस प्रोसेस में बन रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। 4 कार्बन इसमें थे, 2 कार्बन इसमें थे, तो 6 कार्बन वाली का प्रोडक्ट जो है वो बनती है सिट्रिक एसिड, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब आपको ये चीजें याद करनी है। सिट्रिक एसिड जो है इसमें से डी कार्बोक्सिलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और आप देखें यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी है, इसमें से हाइड्रोजन निकलनी है। कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही निकल जाएगी, और जो हाइड्रोजन होगा वो NAD में ऐड होगा, जिससे NADH वो रिड्यूस हो जाएगा और NADH में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस को आप क्या नाम देंगे, एक तरफ तो यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो इसको हम कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, और दूसरा इसमें से चूंकि हाइड्रोजन निकल रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर होगी। तो उसके नतीजे में चूंकि एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल गई, तो अगली जो प्रोडक्ट होगी वो 5 कार्बन वाली होगी, जिसको हम कहते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट, जिसको लिखा हुआ है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, तो ग्लूटारेट भी पढ़ सकते हैं। अगेन ये सेकंड स्टेप है। अगेन क्या होगा, फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा। थर्ड स्टेप में भी यही सेम प्रोसेस रिपीट होना है। अगेन एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकल जाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, और हाइड्रोजन निकलेगा जो NAD में ऐड होकर उसको रिड्यूस कर देगा। अगेन वही प्रोसेस रिपीट होगा। तो पहले 5 कार्बन थे, अब कितनी बन जाएगी, 4 कार्बन वाली एक प्रोडक्ट बनेगी सक्सीनाइल कोएंजाइम, और यहाँ पे कोएंजाइम आकर एक बार फिर ऐड होगा, तो ये बन जाएगा सक्सीनाइल कोएंजाइम, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, अटैचमेंट हुई, सिट्रिक एसिड बना, ठीक है, फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्स कार्बन डाइऑक्साइड निकली और हाइड्रोजन निकला, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकली, फिर हाइड्रोजन निकला, ठीक है, और सक्सीनाइल कोएंजाइम बन गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये सक्सीनाइल कोएंजाइम जो है ये कन्वर्ट होगा सक्सीनिक एसिड में, इसको सक्सीनेट भी पढ़ते हैं। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, एक फास्फेट निकलेगा, वो फास्फेट जो है वो ADP में ऐड होगा, जिससे यहाँ पर बन रही है ATP, यहाँ पर क्या बन रही है, ATP बन रही है, और कोएंजाइम जो ऐड हुआ था वो निकल जाएगा, ठीक है। तो सक्सीनिक एसिड बन गया। अब ये सक्सीनिक एसिड जो है इसकी अगेन ऑक्सीडेशन होगी, अगेन हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन इस बार जो कोएंजाइम है वो डिफरेंट है, वो NAD नहीं है, वो FAD है, और यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। तो सक्सीनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमारिक एसिड में या फ्यूमारेट में। वाटर ऐड होगा जी, वाटर ऐड होगा तो फ्यूमेरेट कन्वर्ट हो जाएगा मालेट में या मालिक एसिड में। अगेन ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन रिमूव होगा, NAD में हाइड्रोजन ऐड होगा, इसकी रिडक्शन होगी, और ये दोबारा से वही कंपाउंड बन जाएगा जो कि स्टार्ट में मौजूद था, ताकि ये रीयूज हो सके बार बार। तो ये हमारे पास क्रैब साइकिल जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब इस पूरे प्रोसेस की अगर आप देखें, जो नेटवर्क थे कि इसमें क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, याद रखिएगा ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में 2 पायरोवेट बने थे। 2 पायरोवेट का मतलब है 2 बार लिंक रिएक्शन होगा। 2 बार लिंक रिएक्शन में आपके पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम का मतलब है कि एक वक्त में 2 बार क्रैब साइकिल चलेगा। अब ये तो एक ही हमने बनाया ना, तो ये प्रोसेस 2 बार होना है, ये याद रखिएगा। तो अगर मैं एक प्रोसेस की प्रोडक्ट निकालूँ तो इसमें क्या क्या बन रहे हैं, ATP आप देखिए तो एक ही जगह पे बन रहा है, ठीक है, एक ही बन रहा है चूंकि, लेकिन प्रोसेस चूंकि 2 बार हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ATP टोटल बन रहे हैं। फिर NADH की बात करें तो NADH कितने बन रहे हैं, NADH अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 जगहों पे बन रहे हैं, 1 2 3। अब चूंकि प्रोसेस 2 बार होना है तो टोटल जो NADH बनने हैं वो 6 बनने हैं। FADH की बात करें तो ये एक ही जो है वो यहाँ पर बनता है। अब आप कहेंगे कि ATP तो समझ आता है, ये FADH NADH क्यों हम लिख रहे हैं। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर ये ATP जो है ना ये असिमिलेटिंग एनर्जी है, मतलब सेल इसको डायरेक्ट यूज कर सकता है। NADH और FADH2 ना इनमें रिड्यूसिंग एनर्जी है, मतलब इनमें जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर एनर्जी मौजूद है, और उससे भी ATP बनाई जा सकती है, और यही अगले प्रोसेस के अंदर होना है। आपने देखा था ग्लाइकोलिसिस में NADH बना था,
यहाँ भी NaDH बन रहा है, FaDH2 बन रहा है। इनके पास जो हाइड्रोजन है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसमें एनर्जी मौजूद है, जिसको आप कहते हैं रिड्यूसिंग एनर्जी। अब इस एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा ATP में, क्योंकि सेल जानता है कि उसके अंदर NaDH, FaDH ये करेंसी नहीं चलती। सेल के अंदर एनर्जी के लिए एक ही करेंसी चलती है और वो ATP है। लिहाजा सेल क्या करेगा, ग्लाइकोलाइसिस में, क्रैब साइकिल में जितने भी NaDH, FaDH बनेंगे इनको भेजेगा चौथे प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहां पर इनको तोड़कर इनमें से हाइड्रोजन निकाला जाएगा। हाइड्रोजन चूंकि अकेला अनस्टेबल होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। इलेक्ट्रॉन को चेन से ट्रांसपोर्ट करके अल्टीमेटली इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ATP में। ठीक है, ये तीसरा स्टेप है। अब चौथा स्टेप है जी रेस्पिरेटरी चेन। तो इसमें क्या होना है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं बननी, इसमें सिर्फ ये होना है कि वो जो पिछले 3 स्टेप्स थे उनमें जो NaDH और FaDH जो रिड्यूसिंग टाइप्स की एनर्जी जो बनी थी, रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी जो बनी थी, उनको क्या किया जाएगा, उनको तोड़कर उसको ATP में जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा। देखिए जी वो क्या कह रहा है यहाँ पे, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये कहाँ पर होनी है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, क्या होता है जी इस चेन में, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम द रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स। ठीक है, ये जो NaDH हैं, FaDH2 है, मैंने आपको बताया था NaDH ये एंजाइम, ये कोएंजाइम्स हैं। ठीक है, कोफैक्टर की एक टाइप है जिसको आप कोएंजाइम कहते हैं। तो ये जो NaDH बने हैं, ये जो FaDH2 बने हैं, इनको तोड़कर इनमें से हाइड्रोजन निकाला जाएगा। हाइड्रोजन को तोड़कर जो इलेक्ट्रॉन निकले जाएंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक पूरे कैरियर्स, एक बहुत सारे कैरियर से गुजारा जाएगा। ठीक है, और फाइनली जाकर वो ऑक्सीजन से मिलेंगे। जब आफ्टर गेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स द ऑक्सीजन अटैच विद हाइड्रोजन आइंस एंड फॉर्म वाटर, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, बल्कि डायग्राम को पहले देखते हैं तभी ये चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी, क्योंकि ये प्रोसेस बेसिकली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अब देखिए ये NaDH है। ठीक है, अब ये NaDH कौन सा होगा, जो ग्लाइकोलाइसिस में बना, जो क्रैब साइकिल में बना। मतलब पिछले स्टेप्स में जितने NaDH बनेंगे वो सारे यहाँ पर आएंगे, जितने FaDH2 बनेंगे वो सारे यहाँ पर आएंगे, जितने भी बनते हैं। अब आप देखिए NaDH जब आएगा तो इसको तोड़ा जाएगा। आप देखिए इसमें से हाइड्रोजन निकल गई है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, NAD+ में, ये वहीं पर चला जाएगा जहाँ पर ये पहले मौजूद था। FaDH2 में से आप देखें हाइड्रोजन निकाल दिया, FAD, ये वहीं पे चला जाएगा जहाँ पे मौजूद था। तो बताने का मकसद ये है कि NaDH2 और FaDH2 इन दोनों में से हाइड्रोजन निकाले जाएंगे। उन हाइड्रोजन में से फिर इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिर जाएंगे पहले कोएंजाइम Q के पास, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम B के पास, फिर वो इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फ्लो फ्लैग, ये सारे के इलेक्ट्रॉन को कैरियर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे। तो ये जो कोएंजाइम Q है ना, यहाँ पर ये जो कोएंजाइम Q है बेसिकली वही इनकी करता है ब्रेकडाउन, इनमें से निकालता है हाइड्रोजन, फिर उन हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल के उनको फिर आगे कैरी करता है। ठीक है, उनको फिर क्या करता है, आगे कैरी करता है। तो ये अब फ्लो होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड होते जा रहे हैं, और आखिर में जाके ये जो हाइड्रोजन निकले थे, इलेक्ट्रॉन किसके अंदर हैं, हाइड्रोजन के पास है। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो इस हाइड्रोजन के पास है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, याद रखिएगा, H+ लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा जब हाइड्रोजन ब्रेक होता है तो उससे प्रोटॉन बनता है और इलेक्ट्रॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो किया जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या होगा वो भी हम पढ़ेंगे। तो और प्रोटॉन, ये अब देखिए प्रोटॉन वो मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन भी जाके इससे मिलेंगे, ये दोबारा बन जाएंगे हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेंगे और क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर बन जाएगा। अगर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन का शुरू में दूसरी स्लाइड याद हो तो हमने वहाँ पे पढ़ा था, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो क्रैब साइकिल में बन गई, वाटर बनता है जो यहाँ पे बन रहा है, और तीसरी चीज़ बननी है एनर्जी 36 ATP जो हमने कैलकुलेट करने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जी रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड होगा, इसके पास आएगा तो इसकी होगी रिडक्शन, जब ये इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देगा तो इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिमूवल, ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, रिडक्शन, निकल जाएंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हैं ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन के जरिए इलेक्ट्रॉन्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़, और ये जो यहाँ पे स्टेप्स बताए हैं ये यहाँ पे मेंशन है। क्या होगा जी, एट द स्टार्ट ऑफ चेन, जैसे चेन शुरू होगी,
ठीक है, ये देखें चेन है, जैसे ही चेन शुरू होगी तो जो NADH है वो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन होगी उसकी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एंड द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप बाय कोएंजाइम Q। तो चेन के शुरू में ही क्या होगा, चेन के स्टार्ट में ही क्या होगा, जो NADH होगा इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कोएंजाइम Q के पास आएंगे। फिर FADH2 भी यहीं पर आएगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे वो कोएंजाइम Q के पास आ जाएंगे। अब कोएंजाइम Q से आगे जाएंगे साइटोक्रोम B के पास, फिर C के पास, और चलते चलते ही सारा सिलसिला आखिर में जाके खत्म होगा चेन के बॉटम पे, जहाँ पे बनेगा वाटर। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो NADH और ये जो FADH यहाँ पर इनको तोड़कर इनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालकर उनको कैरी किया जा रहा है, उसका मकसद क्या है? मकसद ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास है एनर्जी, और जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये एनर्जी रिलीज करेंगे। वो जो एनर्जी रिलीज होगी उससे बनेंगे ATP। तो यूं जो NADH और FADH हैं उनको तोड़कर उनमें से हाइड्रोजन निकालकर उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालकर उनको कैरी किया जाता है डाउनवर्ड, जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से फिर बनाई जाती है ATP। यूं NADH और FADH2 कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ATP में। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रॉन जब डाउनवर्ड मूव कर रहे होंगे तो जो एनर्जी ये रिलीज करेंगे उस एनर्जी से ATP कैसे बनेगी, तो वो हमने यहाँ पर समझना है इस प्रोसेस के अंदर, डेट इज ATP सिंथेसिस। ATP कैसे बनेगी, तो ये जी हमने इसकी एग्जैक्ट डायग्राम बनाई है। एग्जैक्ट डायग्राम से क्या मुराद है, ये जो है अभी आपने पिछला प्रोसेस देखा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कहाँ पे होता है वो प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। तो वो तो हमने समझने के लिए फर्जी डायग्राम बनाई थी, तो वो प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन में। ये जी हमने बनाई हुई है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन बनाई हुई है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन हमने बनाई हुई है, और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो आपके पास मौजूद है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है, ये आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद है, ये स्ट्रक्चर, ये डिफरेंट जो है आपके पास क्या मौजूद हैं, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट क्या मौजूद है, स्ट्रक्चर्स मौजूद है। ये आपके पास देखिए जी, ये आपके पास है साइटोक्रोम कोएंजाइम Q, ठीक है, कोएंजाइम Q मौजूद है। फिर आपके पास साइटोक्रोम C है, यहाँ पे साइटोक्रोम B, C, ये सारे मौजूद है यहाँ पे। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे देखें, ड्यूरिंग दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, तो वो जो चेन थी जब उसमें से जब इलेक्ट्रॉन कैरी होते हैं डाउनवर्ड तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, उस एनर्जी की मदद से क्या किया जाता है, हाइड्रोजन आइंस को पंप किया जाता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन होगी, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस होती है, इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। तो इलेक्ट्रॉन, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन कैरी हो रही है, ये तो इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी रिलीज होगी उससे क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोटॉन्स पड़े होंगे उनको पंप किया जाएगा, और पंप करके कहाँ पे लाया जाएगा, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में। अब जब कोई चीज़ एक पोजीशन पर आ जाती है तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, उसको आप कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हाइड्रोजन आइंस देन फ्लो बैक। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आइन आते जा रहे हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो फिर ये सारे हाइड्रोजन आइन क्या करेंगे, ये हमारे पास एक एंजाइम है ATP सिंथेज, यहाँ से ये डिफ्यूजन के जरिए हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ वापस आएंगे। तो जब ये ATP सिंथेज से गुजरेंगे तो इनके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी उस एनर्जी को ATP सिंथेज यूज करेगा ATP बनाने में, ठीक है। हाइड्रोजन आइन देन फ्लो बैक इनटू द मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स से वो गए स्पेस में, स्पेस से वो वापस आएंगे मैट्रिक्स के अंदर ही, किसके थ्रू, ATP सिंथेज के थ्रू आएंगे। और जब वो ATP सिंथेज के थ्रू आएंगे तो दिस फ्लो प्रोवाइड एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP, तो इस दौरान एनर्जी हासिल होगी जिससे क्या बनेंगे, ATP बनेंगे। अब देखने में आया है कि NADH2 की अगर ब्रेकडाउन होती, NADH से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उससे अल्टीमेटली 3 ATP बनते हैं, और FADH2 से 2 ATP बनते हैं। तो याद रखना, एक NADH जो होता है उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उससे 3 ATP बनते हैं, और एक FADH2 जो होता है उससे लगभग
2 ATP जो है वो बनते हैं, ठीक है। और फाइनली जो ऑक्सीजन होती है वो मिलकर जो है वो यहाँ पर वाटर जो है वो बना देती है। ये जी पूरा अब देखिए वो NADH और FADH वो भी किस में कन्वर्ट हो गए, हमारे पास कन्वर्ट हो गए ATP में। अब वही हमने कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर। तो ये जी हमारे पास पूरा प्रोसेस है, ये हमारे पास पूरा प्रोसेस की समरी है। सबसे पहला स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरोविक एसिड में। फिर सेकंड स्टेप होता है लिंक रिएक्शन, इसमें पायरोविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। तीसरा स्टेप क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम से क्या होता है, आगे चलता है क्रेब्स साइकिल। और ये जो सारा प्रोसेस है, फिर इन तीनों के अंदर जो NADH बनने हैं, जो FADH बनने हैं, वो जाएंगे ट्रांसपोर्ट चेन में, जहां पर उनको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, NADH को भी ATP में कन्वर्ट किया जाएगा, FADH2 को ATP। तो ये हमारे पास चौथा स्टेप होगा। और फाइनली 4 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर ATP बनेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस में देख लेते हैं कितने बने थे ग्लाइकोलाइसिस में ओवरऑल ATP। ओवरऑल ATP हमारे कितने बने थे, 2 ही ATP बने थे, 2 ATP, 4 बने थे, 2 यूज भी तो हुए थे, तो ओवरऑल 2 ATP बने थे। और अगर आपने देखा हो तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH भी बने थे, तो वो भी चेन में जब आएंगे तो 2 3 R 6। एक NADH से कितने ATP बनते हैं, 3, ठीक है। तो 2 से कितने हो जाएंगे, 6 ATP। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 6 ATP लिखे होने चाहिए थे, 4 क्यों लिखे हुए हैं, तो उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह है, वो भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। फिर यहाँ पे 2 NADH2 हैं, 2 से 6 बन गए। क्रैब साइकिल में 1 ATP था, एक क्रैब साइकिल में, तो 2 से कन्वर्ट किए थे मैंने, 2 ATP बन गए, 6 NADH से 18 बन गए, 2 इस 4 बन। ये टोटल आप कैलकुलेट करें तो आपके पास कितने ATP बन जाते हैं, 36 ATP जो है वो बन जाते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे 4 क्यों है, 2 कम क्यों है, तो उसकी वजह भी हम आगे चल के जो है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी मेन पर्पस क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होती क्यों है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मेन मकसद अल्टीमेटली क्या है, ग्लूकोज को तोड़कर मैक्सिमम एनर्जी ATP की फॉर्म में जो है वो हासिल करना। अब ATP 2 तरह से बनती है, एक तो बनती है कीमियोस्मोसिस से, ठीक है। ये जो भी हमने पिछला प्रोसेस पढ़ा ना, लास्ट स्टेप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ATP सिंथेसिस प्रोसेस को हम कीमियोस्मोसिस भी कहते हैं, और इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी कहते हैं। और एक होती है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, ठीक है। फास्फोरिलेशन क्या है जी, एडिशन ऑफ फास्फेट टू एनी मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ फास्फेट टू एनी मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको हम कहते हैं फास्फोरिलेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एनर्जी बनाने के लिए। तो कीमियोस्मोसिस तो हमने पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। इसमें क्या होता है जी, फास्फेट जो होता है वो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ADP को, जिससे बनती है ATP। तो जो आपने पिछले स्टेप्स में पढ़ा कि ADP में फास्फेट ऐड होता है तो ATP बनती है, वो बेसिकली सबस्ट्रेट लेवल की फास्फोरिलेशन जो है वो हो रही होती है, ठीक है। इसको प्रोसेस देखते हैं जी, हमारे पास आगे चल के हम इसका प्रोसेस भी पढ़ेंगे। ये है जी हमारे पास ऑक्सीडेटिव सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। इसमें आप देखें हमारे पास एक कंपाउंड है फास्फोइनोल पायरोविक एसिड, ठीक है, फास्फोइनोल पायरोविक एसिड। ये कौन सा स्टेप है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है सेकंड लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का सेकंड लास्ट स्टेप है, जिसमें हमारे पास एक कंपाउंड था, मॉलिक्यूल था फास्फोइनोल पायरोविक एसिड। ये जी उसका स्ट्रक्चर जो है वो लिखा हुआ है। अब क्या होगा जी, इसमें फास्फेट मौजूद है, ठीक है, और ये हमारे पास है ADP। हमने देखा था कि जो फास्फोइनोल पायरोवेट था, इसमें से फास्फेट निकलता है, वो ADP में ऐड होता है, जिससे ATP जो है वो बन जाती है, और फिर खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरोविक एसिड में। मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस में जो हम पढ़े ना, डायरेक्ट ADP से ATP बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में हमने कई जगहों पे देखा, तो बेसिकली वहाँ पे क्या हो रही होती है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रही होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ATP सिंथेसिस, उसमें जो NADH FADH को तोड़कर ATP में कन्वर्ट किया जाता है, वो है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, या उसको हम कीमियोस्मोसिस का नाम भी जो है वो देते हैं। तो यहाँ से फास्फेट निकाल कर इसके अंदर ऐड किया जाएगा, ये यहाँ पे दिखा दिया गया है, और आपके पास पायरोविक एसिड बन जाएगा, और यूँ ADP से ATP बन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फास्फेट निकाल कर जब डायरेक्ट ADP में ऐड होता है और ATP बनाई जाती है, तो इस प्रोसेस को हम डियर स्टूडेंट्स कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। डायरेक्ट जब फास्फेट ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ADP को, जिससे ATP बने, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। इसको थोड़ा और समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देखिए, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये फास्फोइनोल पायरोविक एसिड है। अब इसमें से फास्फेट निकल कर ADP में ऐड हो रहा है, जिससे ATP बन रही है। तो ATP का बनना
एटीपी, अब यहाँ भी तो एटीपी बन रही है, लेकिन एटीपी बन कैसे रही है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से फास्फेट डायरेक्ट ट्रांसफर होता है एडीपी को और एटीपी बन जाती है। तो ये आपके पास है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। जबकि यहाँ पर आपने देखा ये जो चौथा स्टेप था हमारे पास क्रेब्स साइकिल, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें आपने देखा NADH FADH इनकी ब्रेकडाउन करके इनमें से हाइड्रोजन आयन निकालकर, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालकर उनको कैरी करके फिर अल्टीमेटली जो है वो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ATP में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो NADH FADH को 2 को ATP में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये है ऑक्सीडेटिव लेवल फास्फोरिलेशन और वो है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। तो ये भी आपने याद रखना है। और ये हमने पढ़ा कि एटीपी को बनाने के 2 तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट है जिसको आप सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं, और दूसरा ये जो भी हमने चौथे स्टेप में पढ़ा डेट इज कीमियोस्मोसिस। तो मेन पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे याद रखने और ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ग्लूकोज की एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है, जिसमें हमने ये 4 स्टेप्स पढ़े, तो कितने ATP बनते हैं, 36 ATP बनते हैं, ठीक है। जबकि ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा था एनएरोबिक की कितने ATP बनते हैं, सिर्फ 2, मतलब एरोबिक में 36 बनते हैं, एनएरोबिक में सिर्फ 2 ही बनते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है वो 18 गुना ज़्यादा एफिशिएंट होती है एज कंपेयर टू एनएरोबिक। जाहिर सी बात है उसमें एनर्जी ज़्यादा बन रही है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ मोर एफिशिएंट देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। किस मामले में, ATP हासिल करने के मामले में, और कितने हैं, 18 टाइम्स। ये भी आपने याद रखना है पॉइंट। समरी जी हमारे पास है, कीमियोस्मोसिस में हमने कंपैरिजन करना है। कीमियोस्मोसिस में क्या था, ATP जनरेट होती है, ठीक है, ATP जनरेट बाय कीमियोस्मोसिस व्हेन प्रोटॉन्स मूव डाउन द इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। आपने देखा था प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से पंप किया था स्पेस में, फिर वो वापस आए थे, तो वो कीमियोस्मोसिस थी। दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ ATP इन एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि कितने सारे NADH कन्वर्ट हुए ATP में, कितने FADH ATP में कन्वर्ट हुए। तो प्रोकैरियोट्स में, अब जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स में जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी ग्लूकोज की तो 38 ATP बनेंगे। 38, आप कहेंगे 36 क्यों नहीं बन रहे, ये 2 एक्स्ट्रा क्यों बन रहे हैं। आपको याद है वो जो जिसमें हमने ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH थे वहाँ पे 6 ATP की बजाय 4 ATP बनाए थे। हमने कहा था उसने डिस्टेंस कवर करना होता है, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाना होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ऑर्गेनेलिज नहीं होती, तो वहाँ पे तो उस पायरोवेट जो बनेगा उसको डिस्टेंस कवर करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वहाँ पे 4 से 6 होंगे, इसलिए यहाँ पे 38 ATP टोटल हो जाएंगे। यूकैरियोट्स में चूँकि अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, 36 ATP ही बनेंगे। और ATP बनते कैसे हैं, तो हमने 2 स्टेप पढ़े, एक डायरेक्ट बनते हैं जिसको आप सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं, दूसरा ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट, चौथा स्टेप जो था कीमियोस्मोसिस का था। तो प्रोकैरियोट्स में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो इन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है जी, एक ग्लूकोज मालिक्यूल टूटता है, ATP बनते हैं। प्रोकैरियोट्स 36 ATP, यूकैरियोट्स में 36 ATP। ये डिफरेंस किस वजह से है, तो वही जो मैं आपको पीछे बता रहा था, दिस डिफरेंस अकर्स बिकॉज प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, सो दे डू नॉट लूज एनर्जी इन ट्रांसपोर्टिंग NADH इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। जो ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH बना था तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया में लाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से आगे मैट्रिक्स के अंदर लाया जाएगा, मैट्रिक्स से फिर इनर मेम्ब्रेन में लाया जाएगा ताकि NADH को कन्वर्ट किया जा सके किसमें, ATP में। तो मैं पायरोविक एसिड को कह रहा था, नहीं एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कर लें कि ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH बन रहे थे वो 6 ATP नहीं 4 ATP बना रहे थे, क्योंकि वो NADH कहाँ बन रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस में, साइटोप्लाज्म में, वहाँ से उनको लेके जाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। तो इस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगी, जिसकी बजाय मतलब जिसके मकसद में वो 6 की बजाय 4 ATP बना रहे होते हैं। अब प्रोकैरियोट में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो इसलिए वो 6 के 6 ATP ऐसा ही रहते हैं। तो ये थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं जी हम, ग्लाइकोलाइसिस हमारी कंप्लीट हो गई, कार्बोहाइड्रेट की रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये याद ज़रूर होगा कि जब ग्लूकोज की कार्बोहाइड्रेट की रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं, उसकी एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके नतीजे में जाके अल्टीमेटली ATP बनते हैं। ये मैं क्यों रिवाइज करवा रहा हूँ, अगली डायग्राम में ही आपको पता चल जाएगा। अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ, डेट इज रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन।
प्रोटीन। तो हमारी जो खुराक होती है उसमें प्रोटीन भी मौजूद होती है। तो जैसे ही हम कोई भी प्रोटीन वाली खुराक खाते हैं तो प्रोटीन चली जाती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में आप जानते हैं डाइजेशन होती है, ब्रेकडाउन होती है। तो ये जो प्रोटीन होगी इसको क्या किया जाएगा, इसको दो जगहों पे डाइजेस्ट किया जाएगा, पहले स्टमक के अंदर और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्टमक के अंदर होता है एक एंजाइम पेप्सिन, वो क्या करता है प्रोटीन को ना प्रोटीन की सेमी डाइजेशन करके इसको कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन में। और जब ये पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन जो है ये जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उसमें एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, वो क्या करता है पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन को अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर देता है, अमाइनो एसिड्स में। तो यूं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रोटीन होती है उसको दो स्टेप्स में डाइजेस्ट करके कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू अमाइनो एसिड्स। और ये अमाइनो एसिड्स जो होंगे अब स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के ज़रिए जो हैं ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अमाइनो एसिड्स किस में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ब्लड में। और वो जो ब्लड निकलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से वो सबसे पहले अमाइनो एसिड्स को कहाँ लेके जाएगा, लीवर के अंदर। वो कहाँ पे लेके जाएगा, लीवर के अंदर। तो जब हम प्रोटीन वाली खुराक खाएंगे तो प्रोटीन हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 स्टेप्स में उसकी डाइजेशन होगी और अल्टीमेटली प्रोटीन से क्या बन जाएंगे, अमाइनो एसिड्स। वो अमाइनो एसिड्स ब्लड में एब्जॉर्ब होके किस में भेजे जा रहे हैं, लीवर के अंदर जो है वो भेजे जा रहे हैं, लीवर के अंदर भेजे जा रहे हैं। अब जब वो लीवर सेल्स में जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए डियर स्टूडेंट डायग्राम के अंदर ये प्रोटीन है, प्रोटीन की डाइजेशन हुई डाइजेस्टिव सिस्टम में तो प्रोटीन से क्या बन गए, अमाइनो एसिड्स। क्या बन गए, अमाइनो एसिड्स। अब ये अमाइनो एसिड्स ब्लड में एब्जॉर्ब होके जा रहे हैं लीवर सेल में। तो लीवर जो है ना वो 3 काम करेगा। लीवर इस अमाइनो एसिड से 3 किस्म के काम लेगा। पहला काम जरा गौर कीजिएगा, पहला काम क्या लेगा, ऑप्शन नंबर 1, ये लीवर सेल्स की बात कर रही है। अभी अमाइनो एसिड सिर्फ लीवर सेल्स में पहुंचे हैं। तो लीवर के सेल्स पहला काम क्या करेंगे, वो क्या करेंगे जी, कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट और फैट इंटरमीडिएट। वो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनको कन्वर्ट कर देंगे किसी कार्बोहाइड्रेट में या किसी फैट इंटरमीडिएट में। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, वो क्या करेंगे, अमाइनो एसिड में से अमोनिया निकालेंगे। अमाइनो एसिड में से क्या निकालेंगे, अमाइनो ग्रुप। अब ये अमाइनो ग्रुप क्या है तो ज़रा गौर करें, मैं यहाँ पे जनरल फार्मूला बनाने जा रहा हूँ अमाइनो एसिड का। सेंटर में कार्बन होती है, अपर साइड पे जो है वो अल्काइल ग्रुप होता है, डाउन साइड पे हाइड्रोजन होती है, राइट साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और लेफ्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है। ये मैंने जनरल स्ट्रक्चर बनाया है अमाइनो एसिड का। तो इसमें देखें अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप मौजूद है। ये काफ़ी आप कह लें कि डेंजरस होता है, ठीक है, बॉडी के लिए, वेस्ट बॉडी के लिए काफ़ी ख़तरनाक होता है। तो लीवर सेल्स क्या करते हैं, पहला काम क्या था कि उस अमाइनो एसिड को किसी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देंगे या किसी फैट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या करेंगे, लीवर सेल क्या करेंगे, अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप निकालेंगे। ठीक है, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप निकालेंगे। अब जब अमाइनो ग्रुप निकलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अमोनिया। ठीक है, अमाइनो ग्रुप रिलीज्ड एज अमोनिया, तो अमाइनो ग्रुप अमोनिया की शक्ल में निकल जाएगा। ये जो अमोनिया होगा ये डेंजरस है, ये बॉडी के लिए वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट। होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको। ये जो अमोनिया है ये बॉडी के लिए खतरनाक होता है, इसको बॉडी बाहर निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन अमोनिया को निकालने के लिए बॉडी में ज़्यादा पानी का होना ज़रूरी है, जो कि ह्यूमन बॉडी में पॉसिबल नहीं है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे लीवर सेल्स क्या करते हैं, इस अमोनिया को एक साइकिल के अंदर एंटर करते हैं, यूरिया साइकिल। ठीक है, हमारे लीवर सेल्स के अंदर एक साइकिल होता है यूरिया साइकिल। तो लीवर क्या करेगा, अमोनिया को यूरिया साइकिल में एंटर करके इसको कन्वर्ट करेगा, अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा यूरिया में। यूरिया भी वेस्ट है, लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि यूरिया को बॉडी से निकालने के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है। और फिर ये जो यूरिया होता है इसको फिर क्या किया जाता है, बॉडी के ज़रिए जो है यूरिन के रास्ते किडनी की मदद से निकाल दिया जाता है। ठीक है, बाकी जो चीज़ बची है, बाकी जो स्ट्रक्चर बचा है उसको हम कहेंगे द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड कार्बन स्केलेटन। बाकी ये जो स्ट्रक्चर बचा है इसको हम कहेंगे कार्बन स्केलेटन। ये किधर जाएगा, तो ये कार्बन स्केलेटन जो होगा ये जाएगा रेस्पायरेशन में। ठीक है, अब ये रेस्पायरेशन की बात करें, सेलुलर रेस्पायरेशन में चला जाएगा। पायरोविक एसिड स्टेज पे भी जा सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम स्टेज पे भी जा सकता है, क्रेब्स साइकिल स्टेज पे भी जा सकता है। 3 स्टेजेस है, जरा गौर करें डायग्राम में। ये जी डायग्राम हमारे पास, प्रोटीन से बने अमाइनो एसिड कहाँ जाएंगे, लीवर में।
ठीक है। अब लीवर पहला काम क्या करेगा, यहाँ तो अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट कर देगा कार्बोहाइड्रेट में। दूसरा ऑप्शन क्या है, अमाइनो एसिड में से निकालेगा अमाइनो ग्रुप, ये दूसरा स्टेप बना हुआ है, अमाइनो ग्रुप निकाल देगा, मतलब अमोनिया निकाल देगा। ये अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो गई, यूरिन के रास्ते बॉडी से निकल जाएगी। बाकी जो कार्बन का स्ट्रक्चर बचेगा, बाकी जो हिस्सा बचेगा वो यहाँ तो एंटर होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स बने हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए जी क्या बना था हमने, यहाँ एज ए पायरुविक एसिड, तो बाकी जो स्ट्रक्चर होगा, बाकी जो स्ट्रक्चर होगा या तो पायरुविक एसिड की फॉर्म में आगे चला जाए। ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे आप देखें ये कार्बोहाइड्रेट है, ये सारा रेस्पिरेशन है। ये ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, ये लिंक रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल है, और आगे नीचे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जिसको आप कीनियोस्मोसिस जो कि इन्वॉल्व है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड पायरुविक एसिड लेवल पे एंटर हो सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम के लेवल पे जो है वो एंटर हो सकता है, और डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में भी एंटर हो सकता है। और जब ये पायरुवेट के इस स्टेज पे एंटर होगा, आगे से ये चलेगा एटीपी बनेंगे। इस स्टेज पर अगर एंटर होता है, आगे से ये चलेगा एटीपी बनेंगे। इस स्टेज पे एंटर होता है, आगे से ये प्रोसेस चलेगा एटीपी। तो यहाँ पे भी प्रोटीन्स को डिफरेंट रेस्पिरेशन स्टेजेस पर एंटर करवा के क्या हासिल किया जा रहा होगा, एनर्जी। और अल्टीमेटली ये जो तीनों लेवल्स पे जो अमाइनो का स्ट्रक्चर एंटर किया जा रहा है, कार्बन स्केलेटन, वो कहाँ से आ रहा है, प्रोटीन से आ रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या है, लीवर सेल्स के पास। लीवर क्या करेंगे, ये जो अमाइनो ग्रुप होगा, इसको अमाइनो ग्रुप इसको ट्रांसफर करेंगे किसी और कंपाउंड में, टू एन अदर कंपाउंड, कन्वर्टिंग वन अमाइनो एसिड इनटू एन अदर। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसएमिनेशन। और इसका नतीजा क्या निकलता है जी, हमारे पास एटीपी की फॉर्मेशन होती है। ये तीसरा ऑप्शन था। ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है हमारे पास, प्रोटीन की जब रेस्पिरेशन होती है तो उससे भी एटीपी बनती है, और उसमें ये सेकंड स्टेप इन्वॉल्व है। बेसिकली ये सेकंड स्टेप इन्वॉल्व है। तो मतलब प्रोटीन किस लेवल पर जाकर जो है वो रेस्पिरेशन के साथ जो है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एंटर हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। पायरुविक एसिड लेवल पे भी हो सकती है, एसिटाइल कोएंजाइम लेवल पे भी हो सकती है, और क्रेब्स साइकिल लेवल पर भी हो सकती है। अब ये कंपैरिजन चार्ट है, जिसमें यहाँ से ये प्रोटीन्स की रेस्पिरेशन हो रही है, ये कार्बोहाइड्रेट की रेस्पिरेशन हो रही है, यहाँ पे हमने आगे फैट्स की रेस्पिरेशन जो है वो पढ़नी है। ठीक है, फैट्स की तरफ भी हम आएंगे, तो ये प्रोटीन की रेस्पिरेशन होगी। दूसरा स्टेप आपने लाजमी याद रखना है। अब आते हैं हम फैट्स की रेस्पिरेशन पे। तीसरा है जी हमारे पास टॉपिक, और लास्ट टॉपिक है। तो फैट्स की जब हम बात करते हैं, तो फैट्स जब हम खुराक की फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर होती हैं, तो फैट्स की डाइजेशन कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जहाँ पे ड्यूडीनम में बेसिकली जहाँ पे बाइल आता है, ठीक है, लाइपेज एंजाइम मौजूद होता है। तो ये क्या करते हैं, बाइल जो है वो मल्सीफिकेशन करता है, देन लाइपेज एंजाइम अटैक करके फैट्स को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, अब जो ग्लिसरॉल है, अब देखिए तो फैट्स की डाइजेशन से दो चीज़ें बनेंगी, फैट की डाइजेशन से दो चीज़ें बनेंगी, ग्लिसरॉल फैटी एसिड, ग्लिसरॉल फैटी, और यहाँ पे जो शुगर लिखा हुआ है ना, ये ग्लूकोज लिखा हुआ है। फैट्स की डाइजेशन से क्या बनेगी, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। अब ये जो ग्लिसरॉल होगा, ये क्या करेगा, ये इस ग्लिसरॉल को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट में, और ये यहाँ पर आके ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में एंटर हो जाएगी, और आगे ये सारा प्रोसेस चलेगा जिसमें एटीपी बनेंगे। ठीक है, और यही जी आगे हमने पढ़ना भी है। ग्लिसरॉल क्या करेगा, ग्लिसरॉल को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड फास्फोग्लिसरेट में, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। ठीक है, और ये फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड जाके ज्वाइन कर लेगा ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को, जो कि सेकंड फेज में जाके उसको ज्वाइन कर लेगा फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। जबकि जो फैटी एसिड बनेगा, वो फैटी एसिड जो होगा, ये जो फैटी एसिड बनेगा, ये क्या करेगा, इट अंडरगोज एन प्रोसेस। यहाँ पर एक प्रोसेस होगा जिसको हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन। तो फैटी एसिड में, फैटी एसिड क्या है, कार्बन हाइड्रोजन की एक लंबी सी चेन होती है। तो बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होगा, फैटी एसिड में से कार्बन जो है दो करके कार्बन निकाले जाएंगे। एक बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में 2 कार्बन रिमूव होते हैं। तो ये जो फैटी एसिड बनेगा, ये एक प्रोसेस में एंटर होगा बीटा ऑक्सीडेशन, जिसको हम कहते हैं। हर बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप 2 कार्बन रिमूव किए जाएंगे, जिससे बनेंगे एसिटाइल कोएंजाइम। और ये एसिटाइल कोएंजाइम जो होगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम जो बनेगा, ये आगे चल के जो है ये क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा, और यूँ यहाँ से एटीपी बन जाएगी। मतलब बताने का ये कि कार्बोहाइड्रेट की रेस्पिरेशन हो, प्रोटीन की रेस्पिरेशन हो, या
फैट की रेस्पायरेशन हो। ये तीनों कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर आपस में लिंक होते हैं और आगे चल के वो एटीपी की फॉर्मेशन का ही जो है वो बायस बनते हैं। तो प्रोटीन किस लेवल पे जाके रेस्पायरेशन पाथवे को ज्वाइन कर रही है, फैट्स किस लेवल पे जाके जो है वो रेस्पायरेशन पाथवे को ज्वाइन कर रहे हैं, ये हमने यहाँ पर इसका कंपैरिजन पढ़ा। तो एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो क्रेब साइकिल में एंटर होगा और आगे फिर उसी तरीके से जो है वो एटीपी बनेंगे। एक और चीज़ याद रखिएगा, हर बार जब बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो उसको करवाने के लिए, उसको स्टार्ट करवाने के लिए 2 एटीपी कंज्यूम होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम पाल्मिटिक एसिड जो कि एक फैटी एसिड की टाइप है, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी बीटा ऑक्सीडेशन जब होगी, कंप्लीट जब ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो इससे बॉडी को कितने एटीपी मिलेंगे, 129 एटीपी मिलेंगे। तो याद रखिएगा, फैट्स इज द सेकंड मेजर सोर्स आफ्टर कार्बोहाइड्रेट एंड यील्ड हाई एटीपी ड्यू टू मैनी कार्बोहाइड्रेट। फैट्स जो होते हैं ना, फैट्स बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इनकी ब्रेकडाउन थोड़ी टफ होती है, इसलिए हमेशा बॉडी प्रेफर करती है कार्बोहाइड्रेट की रेस्पिरेशन को। तो सेकंड मेजर जो एनर्जी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के बाद, कार्बोहाइड्रेट जाहिर सी बात नंबर 1 है, उसके बाद सेकंड जो है वो हमारे पास फैट्स है। फैट्स आर कंसीडर्ड वेरी एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज दे जनरेट मल्टीपल एसिटाइल ग्रुप्स डेट प्रोड्यूस मोर एटीपी। ठीक है, तो वो जो एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे मल्टीपल बनते जाएंगे। हर बार जब बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा और वो एसिटाइल कोएंजाइम एंटर होगा किसके अंदर, क्रेब साइकिल में, और अल्टीमेटली आगे सारा प्रोसेस एटीपीज वगैरह बनेंगे। तो एक ग्लूकोज अगर होता है तो कितने एटीपी बनते हैं, 36 से 38 बनेंगे यूकैरियोट्स में, 38 बनेंगे प्रोकैरियोट्स में। एक फैटी एसिड जो 16 कार्बन वाला फैटी एसिड है, 16 कार्बन वाला जो फैटी एसिड है, उसे हम पाल्मिटिक एसिड कहते हैं, उससे लगभग 129 एटीपी बनेंगे। एक अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें, जिसमें सेकंड स्टेप हमने पढ़ा डी अमाइनेशन, माइनो ग्रुप निकालेंगे, तो जो बाकी कार्बन हिस्सा बचेगा वो जब डिफरेंट स्टेजेस पे एंटर होगा, क्योंकि वेरिएबल है, डिपेंड ऑन टाइप, डिपेंड करता है कि वो अमाइनो एसिड की टाइप जो है वो कौन सी है। नेक्स्ट है जी, लास्ट है जी, लिविंग सेल्स डू नॉट डायरेक्टली एक्वायर एनर्जी। जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट एनर्जी हासिल नहीं करते, रिलीज्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, बिकॉज कि जो लिविंग सेल्स हैं वो डायरेक्ट एनर्जी नहीं हासिल करते, रिलीज फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल। क्यों? बिकॉज द एनर्जी रिलीज्ड इज टू लार्ज लीडिंग टू हीटिंग एंड वेस्टेज। इसीलिए वो जब खुराक की ब्रेकडाउन होती है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको स्टोर किया जाता है एटीपी की फॉर्म में, ताकि जब ज़रूरत हो तभी उसको जो है वो यूज़ किया जा सके। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर था। इसको काफ़ी समराइज तरीके से भी बयान किया जा सकता था, लेकिन हमने थ्योरी को भी ऐड किया है। तो इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट की जो रेस्पिरेशन थी उसको डिटेल के अंदर पढ़ा, और मैं आपको दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि आपने जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन के जो डायाग्राम्स हैं, जो उनके स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस हैं, जो पाथवेज हैं, उनकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करनी है। और सेम जो लास्ट में जहाँ पे प्रोटीन्स का जो कंपैरिजन हमने किया, प्रोटीन किस लेवल पे जाके पाथवे को ज्वाइन कर रही है, रेस्पिरेशन के फैटी एसिड्स जो हैं जो कि अल्टीमेटली फैट्स की ब्रेकडाउन से बनते हैं, वो किस पाथवे पर किस लेवल पे जाके रेस्पिरेशन के पाथवे को ज्वाइन करें, ये आपको पता होने चाहिए। तो इंशाल्लाह आप ये सारी स्लाइड्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आप बड़ी आसानी से इस चैप्टर में से कोई भी MCQs जो है वो चाहे किसी भी प्रोविंस का है वो आप बड़ी आसानी से जो है वो अटैम्प्ट कर लेंगे।